विज़र्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 46 046 रहस्यमय मिसाइलें। बैठक कक्ष में पहुंचते ही हिबेल ने बड़े ही सलीके से अपनी स्कर्ट उठाई और बाघ की खाल से ढकी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों में हंसी झलक रही थी और उन्होंने कहा, इसे ज्यादा महंगा मत समझिए। यह रियायती कीमत है, यह केवल शिक्षक के प्रशिक्षुओं को ही मिलती है। कार्ल के होंठ हल्के से फड़फड़ाए। हाँ, और तो और, हिबेल ने आगे कहा, यह पैसा ट्यूटर के लिए है। ज्यादा से ज्यादा मुझे आपसे कुछ ट्यूशन फीस मिलती है। मैंने तो शिकायत भी नहीं की है। वरिष्ठ बहन, कार्ल बोला। मैं कौन सी जादूगरी सीख सकता हूं? यही अहम बिंदु था। मैं कई जादूटोने की कलाओं में पारंगत नहीं हूं, जिनमें वे कलाएं भी शामिल हैं जिनके जादुई मॉडल मेरे पास हैं, लेकिन जिन्हें मैंने अभी तक सफलतापूर्वक बनाया नहीं है। मैं आपको केवल ये कुछ ही कलाएं सिखा सकता हूं। उसने दराज खोली और एक पर्ची निकालकर मुझे दे दी। इसे देख लो और अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो। कार्ल ने वह कागज ले लिया। उस कागज में जादूटोने से संबंधित कई नामों की सूची थी, जिनमें तरकीबें और शून्यवृत्त जादूटोना शामिल थे, जिनमें से अधिकांश के बारे में उसने सुना था। अब तक वह जादूगरों की दुनिया से पूरी तरह अनजान एक नौसिखिया नहीं रह चुका था। मैजिक मिसाइल, एसिड स्प्लैश, फॉग क्लाउड, हिडन स्पाइक्स, पॉइजनिंग, डिकंटेमिनेशन स्किल, स्पीड राइटिंग। वरिष्ठ बहन, इसे देखने के बाद कार्ल ने अपनी उलझन जाहिर की। यहां जो जादूटोना है, उन सभी को अभ्यास के लिए सहायक सामग्री की आवश्यकता प्रतीत होती है। उनमें से अधिकतर ऐसा करते हैं, हिबेल ने उसे सुधारते हुए कहा। मैजिक मिसाइल को सहायक सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती, न ही ट्रिक्स को। हम शून्यवृत्त जादूटोना के 5 प्रकार थे, 4 के लिए सहायक सामग्रियों की आवश्यकता होती थी, जिनके बिना आप जादू नहीं कर सकते थे। कार्ल के चेहरे पर अवाक भाव छा गया। ये कैसा भाव है? हिबेल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने जो जादू चुना है, उसके जादुई मॉडल सरल हैं और इसलिए उन्हें सफलतापूर्वक बनाना आसान है, फिर भी उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं है। उदाहरण के लिए, एसिड स्प्लैश को ही ले लीजिए। बस इसे गाढ़े एसिड के साथ मिला दीजिए और जीरो सर्कल जादू टोने में इसकी शक्ति सर्वोच्च स्तर की हो जाती है। उसने सच कहा था। उसका एसिड स्प्लैश किसी भी नाइट अटेंडेंट को आसानी से हड्डियों के ढेर में बदल सकता था। यहां तक कि नाइट भी उसे हल्के से छूने की हिम्मत नहीं करते थे। और फॉग क्लाउड और पॉइजनिंग जैसी जादूगरी, साथ ही फ्रॉस्ट या पॉइजन पोशंस के साथ मिलकर, उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे नाइट्स को आसानी से फंसाकर मार सकते थे। बेशक, पहले तैयारी करनी पड़ती थी और फिर अपने लक्ष्य पर वार करना पड़ता था। मैं समझता हूं, कार्ल ने आह भरी। बस मुझे अपने साथ इतनी सारी औषधियां लेकर चलना बोझिल लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि औषधियां महंगी होती हैं। यह सुनकर हिबेल ने अपनी आंखें घुमा लीं। तो फिर आपको ध्यान से सोचना चाहिए। सहायक सामग्रियों का उपयोग करने वाले जादूटोने में सरल जादुई मॉडल होते हैं और उन्हें बनाना आसान होता है। जहां तक औषधियों की बात है, मैं आपको उन पर छूट दे सकती हूं। उसे अब भी उम्मीद थी कि कार्ल सहायक जादूटोना सीखेगा, क्योंकि इससे उसे औषधियों के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। छोड़ो इसे, कार्ल ने इनकार में सिर हिलाया। वह बाहरी चीजों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे अपनी ताकत बढ़ाना पसंद करता था। मैं इसके बजाय मैजिक मिसाइल सीख लूंगा। हिबेल ने आह भरी। ठीक है। दरअसल, मैजिक मिसाइल भी बुरी नहीं है। अगर आपको लेसर एनर्जी फायरबॉल और बैराज मिल जाएं, तो आप वन सर्कल विचक्राफ्ट, मैजिक बुलेट वॉली बना सकते हैं। हम? कार्ल ने ऊपर देखा। शून्यवृत्त जादूटोना एक वृत्त जादूटोना का निर्माण कर सकता है? हाँ, हिबेल ने ऐसे कहा जैसे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो। शैडो हैंड, शेप पपेट और सोल बाइंडिंग की तरह, जिनका अभ्यास ट्यूटर करता है। यदि आप एक सोल शार्ड खरीदते हैं, तो आप वन सर्कल विचक्राफ्ट, मैजिक सर्वेंट बना सकते हैं। अन्यथा, कितने उन्नत जादूगर प्रशिक्षु सीधे तौर पर एक वृत्त जादूटोना का सफलतापूर्वक निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसा ही है? कार्ल ने उत्सुकता से पूछा। तो फिर, सीनियर सिस्टर, आप जो जादूटोना करती हैं, उसमें भी इसी तरह की उन्नत योजनाएं होंगी, है ना? यह? हिबेल ने पलकें झपकाईं। रहस्य। ऐसा लगता था कि कोई न कोई राज जरूर था। लेकिन ये बातें उसके राजों में शामिल थीं, और वो इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को ही बताती जिस पर वो अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा कर सके। अगर आप एडोल्फ जैसे नहीं थे, जिसने जादूटोने की कई कलाएं सीख ली थीं और जिसके पास एक से ज्यादा तुरुप के पत्ते थे, तो जाहिर है आपको इन्हें बताने या न बताने की परवाह नहीं होती। फिर कार्ल ने पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या आप जानती हैं कि मैं लेसर एनर्जी फायरबॉल और बैराज कहां सीख सकता हूं? छोटे भाई, फिलहाल तुम्हारे लिए ये बहुत दूर की बात है। यह सुनकर हिबेल ने सिर हिलाया। पहले तुम्हें अपना पहला शून्यवृत्त जादूटोना बनाना होगा। वैसे भी, मुझे भी नहीं पता कि ये कहाँ मिलते हैं। कार्ल ने सिर हिलाया। शायद अगर मैं ब्लैक स्वैम्प जाऊं, तो मैं उन्हें सीख सकता हूं। वन सर्कल विचक्राफ्ट उसके लिए अभी बहुत जल्दी था। उसने सोचा कि क्या फायर धर्मासील लेसर एनर्जी फायरबॉल की जगह ले सकती है। अगर ऐसा है, तो सिर्फ बैराज ही काफी होगा। उसने मैजिक मिसाइल का मैजिक मॉडल उधार पर खरीदकर हासिल किया। इस शून्यवृत्त जादूटोने के लिए आवश्यक शर्तें, रहस्यमय सिद्धांत, वायु का अध्ययन और बैलिस्टिक्स की मूल बातें थीं।
इन पुस्तकों की विषय वस्तु को समझने से जादुई मॉडल बनाना आसान हो गया। लेकिन कार्ल आम लोगों से अलग था। वह पहले अपने आध्यात्मिक अंतर्मन में जादुई मॉडल बनाता था और फिर जादूटोने के क्रियात्मक सिद्धांतों के आधार पर पुस्तकों को समझता था। वह इसे उल्टे तरीके से करता था। थोड़ी और बातचीत के बाद कार्ल 5 सोने के सिक्कों की कीमत पर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने और बहाल करने के लिए 3 औषधियां प्राप्त करने में कामयाब रहा। बेशक उस पर इस पैसे का कोई कर्ज नहीं था। कार्ल इस यात्रा से काफी संतुष्ट था। हालांकि यह उधार पर थी, फिर भी उसने सफलतापूर्वक शून्यवृत्त जादूटोना सीख लिया था। अफसोस की बात है कि आध्यात्मिक शक्ति की कमी के कारण वह अभी उसे विकसित करने की स्थिति में नहीं था। धर्म मोहर की बात करें तो ब्लैक सिटी में एक प्रकार का मांस का डिब्बा होता था जिसमें शरीर से निकाली गई धर्म मोहर को रखा जाता था, जिससे वह 7 दिनों तक खराब नहीं होती थी। उन 7 दिनों के भीतर खरीदार ढूंढना बेहद जरूरी था। नाम कार्ल, दिव्य क्षेत्र खंड का स्वामी। संविधान 0.84। आध्यात्मिक शक्ति 1.47। स्रोत सामग्री 0। व्यवसाय नाइट अटेंडेंट, बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु। धर्मासील द्वारा उसकी जीवन शक्ति का दोहन बंद हो जाने के कारण विदेशी जानवरों का मांस खाना अधिक प्रभावी हो गया। उसकी शारीरिक क्षमता बहुत जल्द 0.9 तक पहुंचने की उम्मीद थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। बुरा नहीं, ब्लैक सिटी के लोग भले ही ताकतवर हों, लेकिन मेरी क्षमता उनसे भी कहीं अधिक है। समय अंततः मेरे पक्ष में है। अपने बगल में पड़ी चौड़ी तलवार को उठाते हुए और उसकी धार को सहलाते हुए कार्ल की हरकत थोड़ी देर के लिए रुक गई। अब मरम्मत का समय आ गया है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ब्लैक सिटी पहुंच गया। आसमान हमेशा की तरह उदास था, लेकिन आसपास की खामोशी और एक रहस्यमय वातावरण ने सहज रूप से उसके दिल को जकड़ लिया। विषैले भेड़िए की सांस लेने की विधि का अभ्यास करने से बढ़ी हुई चेतना ने उसे एक चेतावनी दी। खतरा! सर्र! एक काली परछाई पीछे से झपटी। यह क्या था? उस आवाज को सुनते ही कार्ल तलवार हाथ में लिए घूम गया, साथ ही उसने एक छोटा सा जादुई क्षेत्र सक्रिय कर दिया और लगातार एक तरफ पीछे हटता चला गया। धड़ाम! चौड़ी तलवार ने परछाई पर प्रहार किया, प्रहार की शक्ति से वह उड़ गई और उसका असली रूप सामने आ गया। वह पीले फर से ढका एक जंगली कुत्ता था। नहीं, धरती का भेड़िया, ब्लैक सिटी के नीचे पाया जाने वाला एक आम जीव। यह मिट्टी पर रहता था और इसके नुकीले दांतों वाला मुंह काली चट्टान को भी कुतर सकता था। यह चीज सतह तक कैसे पहुंची? सिसकिया। घायल अर्थवुल्फ अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, धीमी आवाज में कराहते हुए कार्ल को देख रहा था। उसका शरीर झुका हुआ था और वह झपटने के लिए तैयार था। कार्ल ने एक कदम पीछे लिया, डर के मारे नहीं, बल्कि जमीन की ओर देखने के लिए। धमाका! धरती हिल उठी जब अनगिनत नुकीले दांतों से भरा एक गोलाकार मुंह धरती को चीरकर बाहर निकला। पृथ्वी भेड़िए को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही वह उस भयानक मुंह में समा गया। कीड़ा, भूमिगत कीड़े दिखने में केंचुए जैसे ही थे, लेकिन आकार में कई गुना बड़े थे, लगभग एक ट्रक जितने। नुकीले दांतों से भरे उनके मुंह महज दिखावटी नहीं थे, वे आसानी से धातु को भी चबा सकते थे। यहां तक कि शूरवीर भी ऐसे जीवों को आसानी से उकसाते नहीं। यह भी भूमिगत ही रहता था, मिट्टी, काली चट्टान और अन्य जीवों को खाकर जीवित रहता था और आमतौर पर सतह पर नहीं आता था। धरती के भेड़िए को निगलने के बाद कीड़े का खुला हुआ मुंह मुड़ा और कार्ल को देखने लगा। मानो उसमें कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए उसने अपना शरीर हिलाया और धीरे धीरे वापस जमीन के नीचे चला गया। कार्ल हाथ में तलवार लिए तैयार खड़ा रहा, तभी उसे जमीन के नीचे से एक कीड़ा दूर जाते हुए दिखाई दिया। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या हो रहा है? हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे यकीन था कि ब्लैक सिटी में कोई बड़ा बदलाव हुआ है। अध्याय 47 047 ब्लैक सिटी घटना। काला शहर खतरनाक था, घने अंधकार और आग के विषाक्त पदार्थों से भरा हुआ था और अधमरे जीवों, खूंखार जानवरों और अन्य असामान्यताओं से भरा पड़ा था। हालांकि खतरा ज्यादातर जमीन के नीचे ही छिपा हुआ था। सतह कहीं अधिक सुरक्षित थी। अपनी जान को अहमियत देते हुए कार्ल ने ब्लैक सिटी पहुंचने के बाद से ही भूमिगत खदानों में जाने का कोई इरादा नहीं किया था। वह सिर्फ सतह पर ही अपना काम चलाता रहा। यहां तक कि अयाला और अन्य लोगों के साथ उसके लेनदेन भी जमीन के ऊपर ही होते थे। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। इतने सारे राक्षस अचानक कैसे प्रकट हो गए? एक छत पर छलांग लगाते हुए कार्ल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसके मन में पीछे हटने का भाव पहले से ही पनप रहा था। अपनी पूरी यात्रा के दौरान उसका सामना पहले से कहीं अधिक राक्षसों से हुआ, धरती के भेड़िए, कीड़े और हर तरह के अधमरे जीव। खतरा बहुत बढ़ गया था। एक सज्जन व्यक्ति ढहती हुई दीवार के नीचे खड़ा नहीं होता। वह यहां लाभ के लिए आया था, राक्षसों से जान की बाजी लगाने के लिए नहीं। आह! आगे से एक चीख सुनाई दी। कार्ल की आंखें थोड़ी सी घूमी और जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ा, उसका शरीर एक काली परछाई में बदल गया। मार्शल आर्ट, ईगल बॉडी स्टेप। आयरन फिस्ट अबेई के कौशल को देखकर उसने भी शूरवीर की मार्शल आर्ट का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया था, जिसे उसने लगभग छोड़ ही दिया था। डिवाइन डोमेन फ्रैगमेंट के भीतर अपने पूर्ण शारीरिक नियंत्रण के कारण उसकी मार्शल आर्ट दक्षता में भी तेजी से सुधार हो रहा था।
एक दीवार फांदते ही कई परिचित आकृतियां नजर आने लगी। यह अयाला और उसका समूह था। 6 युवकों को पत्थर की छिपकलियों के एक समूह ने घेर लिया था। इस भूमिगत जीव का शरीर इतना कठोर था मानो उसने पत्थर का कवच पहन रखा हो, और उसमें अद्भुत रक्षात्मक शक्ति थी। उनके नुकीले पंजे और जीभ भी बेहद शक्तिशाली थे। कुछ समय तक स्थिति को संभाले रखने के बाद उनकी स्थिति नाजुक हो गई थी। सावधान रहो, आयला चिल्लाई और अपने बगल में खड़ी साथी को धक्का देकर दूर कर दिया, लेकिन खुद एक पत्थर की छिपकली ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लानत है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह उठने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने देखा कि पत्थर की छिपकली अपना मुंह चौड़ा खोल चुकी है और उसकी जीभ थोड़ी कांप रही है। छिपकली की जीभ कांटों से ढकी हुई थी और वह चौंकाने वाली गति से बाहर निकलती थी। स्पर्श होते ही मांस का एक टुकड़ा अलग हो जाता था। किसी महत्वपूर्ण अंग पर चोट लगने से तो तुरंत मौत भी हो सकती थी। तभी धमाका! छिपकलियों के बीच आग की एक भयंकर लपट उठी और उस भीषण झटके से पत्थर की छिपकलियां इधर उधर बिखर गईं। कार्ल पास ही में प्रकट हुआ, उसका बायां हाथ उठा हुआ था और वह बार बार दबाने जैसी हरकत कर रहा था। अग्निरोधक सील, अग्निरोधक सील, अग्निरोधक सील। पहले से ही एक औषधि का सेवन करने के कारण उसकी जादुई शक्ति पर्याप्त थी, जिससे वह बिना किसी प्रतिबंध के मंत्रों का उच्चारण कर सकता था। बेसिन के आकार के आग के गोले सीटी बजाते हुए निकले, पत्थर की छिपकलियों से टकराए और टकराते ही फट गए। अगर वे चूक भी गए तो भी जमीन पर उनके प्रभाव से एक जबरदस्त झटका लगा। कुछ क्षण बाद कार्ल रुक गया और जमीन पर बिखरे हुए क्षत-विक्षत शवों को देखने लगा। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। यह भय के कारण नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के अत्यधिक उपयोग की प्रतिक्रिया थी। ऐसा लगता है कि किसी औषधि के साथ भी लगातार मंत्रोच्चार करने से उस पर बहुत दबाव पड़ता है और औषधि का असर कम हो जाता है, उसने सोचा। हिबेल ने कहा था कि एक औषधि आधे घंटे तक असरदार रह सकती है, लेकिन लगातार मंत्रोच्चार करने से कुछ मिनट भी मुश्किल से चल पाएंगे। हालांकि मैजिक मॉडल बनाने के बाद उसकी फायर सील की शक्ति में काफी वृद्धि हो गई थी। पहले इससे निकलने वाले अग्नि गोले केवल एक मानव सिर के आकार के होते थे, लेकिन अब वे एक बेसिन जितने बड़े हो गए थे। एक भयंकर हमले में ही पत्थर की छिपकलियों का पूरा समूह नष्ट हो गया था। चाचा! बाल बाल मौत से बचकर आयला खुशी से चमकते हुए उसकी ओर दौड़ी। भगवान का शुक्र है कि आपने समय पर हमारी मदद की, नहीं तो हम निश्चित रूप से मर चुके होते। क्या हो रहा है? कार्ल ने अपनी सांसों को स्थिर करते हुए चारों ओर देखा। इतने सारे राक्षस सतह पर क्यों उभर रहे हैं? इस स्थिति में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। आयला ने आह भरी। भूमिगत स्थिति तो और भी बदतर है। इसके अलावा हमने यही मिलने का वादा किया था। अगर हम नहीं आए तो क्या हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे? कार्ल ने अपना सिर हिलाया। वादा निभाने की चिंता करने का यह समय नहीं था। शहर की स्थिति के बारे में अयाला ने पीछे मुड़कर देखा और फिर आगे कहा, मैंने सुना है कि गड्ढे संख्या 2 से अंधकार का प्रकोप हुआ है, जिससे कम से कम 1000 लोग अधमरे हो गए हैं। और किसी कारणवश सभी भूमिगत जीव सतह पर भाग रहे हैं। अभी तक सटीक जानकारी स्पष्ट नहीं है। चलो पहले लाका मार्केट वापस चलते हैं, कार्ल ने कहा। वहां ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए। अगर सिटी गार्ड द्वारा सुरक्षित लाका मार्केट भी सुरक्षित नहीं था, तो ब्लैक सिटी में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी। ठीक है, आयला ने जोर से सिर हिलाया। कार्ल, जो एक महान गुरु थे कि उनके साथ जुड़ने से लाका बाजार तक की उनकी यात्रा जोखिम भरी थी, लेकिन अंततः सुरक्षित साबित हुई। बाजार लोगों से भरा हुआ था, चारों ओर शोरगुल गूंज रहा था। अधिकांश चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, भविष्य को लेकर अनिश्चितता का भाव था। आयला ने एक लड़की से कहा, दाना, जाओ और पता लगाओ कि क्या हो रहा है। हाँ। दाना एक खुरदुरे चेहरे वाली लड़की थी। उसके हाथ पैर मजबूत थे और उसकी आवाज बुलंद थी। हालांकि वह एक महिला थी, टीम में उसकी ताकत बेन के बाद दूसरे नंबर पर थी। कार्ल ने भीड़ में बेन की ओर देखा। बेन कैसा है? मैं ठीक हूं, बेन, जो पहले गंभीर रूप से घायल हो गया था, का चेहरा पीला पड़ गया था और उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी मर नहीं रहा हूं। आयला ने परेशान चेहरे से कहा, उदासी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। इसे दूर करने के लिए हमें विस्टेरिया की जरूरत है, लेकिन ऐसे समय में कौन जानता है कि नगर रक्षक दल के पास अभी भी विस्टेरिया बची है या नहीं। पिछले 2 दिनों में इतने सारे लोग उदासी से प्रभावित हुए हैं, विस्टेरिया का तेजी से उपभोग हो रहा है। बाजार में इसकी कीमत आसमान छू रही है। कार्ल बेन के घावों की जांच करने के लिए नीचे बैठ गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। तथाकथित अंधकार का आक्रमण 2 तरीकों से हो सकता था, घने अंधकार वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने से या अर्धमृत प्राणियों के हमले से। बेन का मामला दूसरा था। किसी चीज ने उसकी पीठ पर 4 गहरे पंजे के निशान छोड़ दिए थे और आसपास की त्वचा सड़ने लगी थी। यदि समय पर इलाज न किया जाता तो अंधकार उसकी हड्डियों और नसों में फैल जाता और बेन भी एक अर्धमृत प्राणी में बदल जाता। विस्टेरिया, जिसे पुनरुत्थान जड़ी बूटी के नाम से भी जाना जाता है, विशेष रूप से उदासी को दूर करती थी। हालांकि इसकी अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में उगने के कारण इसकी आपूर्ति सीमित और महंगी थी। बड़ी बहन, दाना हांफते हुए जल्दी से लौटी।
किसी ने बताया कि गड्ढे नंबर 2 के नीचे एक खंडहर दिखाई दिया है और नगर प्रमुख स्वयं लोगों को वहां ले गए हैं। और नगर रक्षकों ने बाजार केंद्र में एक बोर्ड लगाया है। उसमें किसी इनाम का जिक्र है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है। एक इनाम? आयला ने हैरानी से पूछा। मैं जाकर देखता हूं, कार्ल खड़ा हो गया। तुम यही मेरा इंतजार करो। बाजार में भीड़ बेचैन थी, हर कोई अंदर की ओर धक्का मुक्की कर रहा था, संभवतः उन्होंने भी खबर सुन ली थी। कुछ ही दूरी पर 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंची एक विशाल लकड़ी की तख्ती दिखाई दी। उस पर बड़े बड़े अक्षर लिखे थे, जो दूर से भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। भीड़ की बातचीत से उसे पता चला कि गड्ढे संख्या 2 से फैल रहे अंधकार से निपटने के लिए नगर रक्षक दल सभी नागरिकों से उपद्रव के स्रोतों, अर्थात विभिन्न खूंखार जानवरों और अधमरे जीवों को नष्ट करने में मदद करने का आह्वान कर रहा है। बदले में नगर रक्षक दल विभिन्न बहुमूल्य वस्तुएं प्रदान कर रहा है। जितने अधिक जीव मारे जाएंगे, उतना ही बेहतर इनाम मिलेगा। लकड़ी के उस बोर्ड पर विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुओं और उनकी कीमतों की सूची दी गई थी। सबसे ऊपर ब्लैक सिटी छोड़ने का अवसर था, जिसके लिए 100 जीव टोकन की आवश्यकता थी, यानी 100 ऐसे प्राणियों को मारने का प्रमाण। और यह सबसे कठिन आवश्यकता नहीं थी। ब्लैक सिटी छोड़ने के अलावा इन जीवों को मारकर धर्मासील, श्वास तकनीक, विदेशी जानवरों का मांस, जीवन औषधि और अन्य चीजें भी हासिल की जा सकती थी। ब्लैक सिटी छोड़ने को शायद सबसे पहले इसलिए सूचीबद्ध किया गया था क्योंकि इसमें लोगों की काफी रुचि थी। उदाहरण के लिए धर्म मोहरों को ही ले लीजिए। अलग अलग धर्म मोहरों का विनिमय मूल्य अलग अलग था, लेकिन सबसे सस्ती मोहर भी ब्लैक सिटी छोड़ने से ज्यादा महंगी थी। हम्मा? कार्ल के मन में एक विचार कौंधा और उसकी नजरें एक बार फिर लकड़ी के साइन बोर्ड पर टिक गईं। कुछ ऐसा जिसकी झलक उसे पहले ही मिल गई थी। जीवन का अमृत। वहां इसे प्रमुखता से सूचीबद्ध किया गया था, जीवन औषधि, जो नाइट परिचारकों को जीवन बीज को संघनित करने और एक औपचारिक नाइट का दर्जा प्राप्त करने में मदद कर सकती थी। धड़ाम! प्रहार प्रहार! कार्ल का दिल जोर से धड़क रहा था, उसका खून खौल रहा था। शुरू में तो उसकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, यहां तक कि उसने ब्लैक सिटी को जल्दी से छोड़ने और घटना के समाप्त होने के बाद ही लौटने की योजना भी बनाई थी। पर अब वह प्रलोभन में आ गया। अध्याय 48:048 प्रारंभ। नाइट का अस्तित्व सामान्य मानव जीवन से परे होता है। नाइट बनने के बाद व्यक्ति सामान्य बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और उसकी आयु कुछ हद तक बढ़ जाती है। सिगर्नो शहर में 50 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग बहुत कम देखने को मिलते हैं, यदि कोई दिखते भी हैं, तो वे या तो कुलीन वर्ग के होते हैं या फिर स्वयं की देखभाल में निपुण धनी व्यापारी। आम लोगों के लिए लंबा जीवन जीना मुश्किल होता है, खासकर ऐसे युग में जहां डॉक्टरों और दवाओं की कमी है और एक साधारण सर्दी जुकाम या संक्रमण भी जानलेवा हो सकता है। हालांकि नाइट, यदि युद्ध में उनकी मृत्यु न हो, तो आमतौर पर 80 वर्ष से अधिक जीवित रह सकते हैं, जो एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कई दशक अधिक है। नाइट बनने के लिए जीवन औषधि अनिवार्य है। सिगर्नो शहर में जीवन औषधि प्राप्त करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए न केवल ताकत बल्कि एक विशिष्ट पृष्ठभूमि भी आवश्यक है। एक अकेले व्यक्ति के लिए तो इसे पाने की कोशिश करना भी कठिन होगा। फिलहाल कार्ल को इस संबंध में कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन अब बस एक खूंखार जानवर को मारना ही काफी है। अच्छा काम करने के लिए पहले अपने औजारों को तेज करना जरूरी है। यहां तक कि खूंखार जानवरों या अधमरे जीवों का शिकार करते समय भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। सुबह सुबह कार्ल चर्च गया और अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में भोर के देवता को अर्पित करने के लिए 10 सोने के पाउंड निकाले। उसने सोने के सिक्कों का उपयोग न करने का निर्णय लिया क्योंकि 10 सोने के पाउंड एक सोने के सिक्के की तुलना में अधिक भारी और अधिक ध्यान आकर्षित करने वाले प्रतीत होते थे। हे भोर के स्वामी! उन्होंने शोकपूर्ण भाव से कहना शुरू किया, मेरे मित्र फादर विक दुर्भाग्यवश दलदल से गुजरते समय यिन ऊर्जा से संक्रमित हो गए और अब बिस्तर पर पड़े हैं। मैंने सुना है कि पवित्र जल दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्रदान कर सकता है, जिससे शरीर से यिन ऊर्जा का शुद्धिकरण हो जाता है। भोर के दयालु स्वामी निश्चित रूप से अपने वफादार भक्तों को संघर्ष करते और मरते हुए नहीं देख सकते। प्रिय बैरन कार्ल, फादर विक ने करुणा से भरे चेहरे के साथ कहा, ईश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है। वह निश्चित रूप से अपने भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकता। हालांकि हमेशा ऐसे झूठे विश्वासी होते हैं जो दिव्य शक्ति के आशीर्वाद को धोखा देने का प्रयास करते हैं। ईश्वर सत्य और असत्य में भेद कर सकता है, लेकिन मुझमें वह क्षमता नहीं है। तो आप यह कैसे साबित कर सकते हैं कि आपका दोस्त झूठा विश्वासी नहीं है? कार्ल ने अपना मुंह खोला, फिर बेप्सी से कहा, मेरे दोस्त की भोर के स्वामी के प्रति निष्ठा निर्विवाद है। वह चर्च के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए एक सोने का सिक्का देने को तैयार है। एक सोने का सिक्का? यह सुनकर फादर विक की आंखों में मुस्कान आ गई। उन्होंने भोजन बांटने के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी का चम्मच उठाया और देवता की मूर्ति के पास गए। मूर्ति के सामने लगभग 1 मीटर चौकोर एक पानी का टैंक था। उन्होंने चम्मच भरकर पानी लिया। यह दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। कार्ल ने पलकें झपकाईं। उसने हिबेल से सीखा था कि चर्च का पवित्र जल यिन ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और अर्धमृत प्राणियों, यिन आत्माओं और अन्य मरे हुओं के विरुद्ध अत्यंत प्रभावी है। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि तथाकथित पवित्र जल इस साधारण पानी की टंकी से आएगा।
क्या यह कुछ ज्यादा ही लापरवाही भरा नहीं था, मानो कोई जितना चाहे उतना ले सकता हो? बेशक उन्हें हिबेल की बातों पर कोई संदेह नहीं था। पिताजी, कार्ल ने धीरे से कहा, लकड़ी के चम्मच को देखते हुए, जिसमें एक निवाले से भी कम खाना था, मेरा दोस्त 10 सोने के सिक्के दे सकता है। 10? फादर विक की आंखें चमक उठीं। उन्होंने एक बड़ा कटोरा उठाया और उससे इशारा करते हुए कहा, यह भी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। आपका देवता तो वाकई व्यावहारिक है। कार्ल ने आंखें घुमाईं। लार्का बाजार के आसपास के कई ब्लॉक पूरी तरह से नगर रक्षकों की सुरक्षा में थे। इस क्षेत्र में कोई भी सुरक्षित महसूस कर सकता था। हालांकि प्रवेश करने के लिए किसी को एक निश्चित मात्रा में ब्लैकस्टोन का भुगतान करना पड़ता था या किसी खूंखार जानवर या अधमरे जीव को मारने का प्रमाण देना पड़ता था। आयला ने पास ही में एक अस्थायी ठिकाना बना लिया था। लेवेंडर घास न खरीद पाने के कारण शियाओ नान की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसमें उत्परिवर्तन के शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे थे और आशंका थी कि इलाज के बिना उसकी हालत में सुधार संभव नहीं होगा। आओ, कार्ल ने शियाओ नान को उठाते हुए कहा और पवित्र जल उसके होठों तक लाया। ध्यान से निगल लो। गल्प। पवित्र जल को निगलते ही शियाओ नान का गला फड़कने लगा। इसे ग्रहण करने के कुछ ही क्षणों बाद उसके चेहरे की रंगत में सुधार होने लगा। यह काम कर रहा है। कार्ल का दिल हल्का हो गया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, पवित्र जल कारगर होता है। वाह, क्या बात है! अयाला की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। शियाओ नान बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, कार्ल ने सिर हिलाया। अभी उसकी हालत स्थिर है। अब आइए हमारे सहयोग के बारे में बात करते हैं। चाचा जी, आप बस हमें बता दीजिए कि क्या करना है। हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे, आयला ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा। यह ठीक नहीं है, कार्ल ने सिर हिलाते हुए कहा। आप 6 लोग हैं और आप ही को ज्यादातर जोखिम उठाना पड़ेगा। आपको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। कमरे में मौजूद सभी लोग, शियाओ नान, डाना, हॉसमैन और अन्य, अयाला की टीम के मुख्य सदस्य थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति कई वर्षों से ब्लैक सिटी में रह रहा था। भले ही वे सबसे ताकतवर न हों, लेकिन उनमें से प्रत्येक के पास अद्वितीय जीवन रक्षा कौशल थे और उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए था। मेरा प्रस्ताव यह है, कार्ल ने शुरू किया। मैं जिस भी ऑपरेशन में भाग लूंगा, उसमें से 40% मुनाफा मैं लूंगा और आपको 60% मिलेगा। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा, तो आप लोग आपस में मुनाफे का बंटवारा तय कर सकते हैं। वो कैसा लगता है? आयला की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। बाकी सबने भी उत्सुकता से एक दूसरे को देखा। सहमत, आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद अयाला ने सिर हिलाया। चाचा जी, आप कब कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, कार्ल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। शहर की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। जल्दबाजी में अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। पहले दूसरों को आगे जाकर स्थिति का जायजा लेने दें। जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा, उनके पास विकल्प सबसे पहले खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा कार्ल ने अयाला की ओर देखते हुए कहा, ऐसे समय में हथियारों, कवच और किसी भी ऐसी चीज की कीमतें आसमान छू जाएंगी जो किसी की ताकत को बढ़ा सकती है। पता लगाओ कि मेरे धर्म चिन्ह के बदले में कितने विदेशी जानवर का मांस मिल सकता है। आयला ने जोर देकर सिर हिलाया। बातचीत करते समय सावधान रहें, ताकि किसी को हताश न किया जा सके, कार्ल ने एक बार फिर सलाह दी। बिना किसी वास्तविक प्रयास के भुगतान करने से रोकने के लिए नगर रक्षकों ने इस अवधि के लिए निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। पकड़े जाने पर कड़ी सजा दी जाती थी, जबकि मुखबिरों को भारी इनाम मिलते थे। बेशक ऐसी गतिविधियां कम हो जातीं, लेकिन वे पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पातीं। अगले दिन अयाला खबर लेकर लौटी। जवाब तुरंत मिला, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि ताकत बढ़ाने वाली वस्तुएं वास्तव में दुर्लभ थीं। उन्नत किस्म का विदेशी पशु मांस बहुत दुर्लभ है, यहां तक कि नगर रक्षकों के पास भी यह ज्यादा मात्रा में नहीं है। वे अधिक से अधिक 2 भाग ही दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे सामान्य विदेशी जानवरों के मांस के 20 हिस्से भी शामिल करेंगे। 2 भाग? कार्ल की आंखों में हल्की सी चमक आई। पहले तो केवल एक ही भाग उपलब्ध था और उस पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता था, जबकि सामान्य विदेशी जानवरों के मांस की मात्रा में अधिक लचीलापन था। उनकी पेशकश मान लो, कार्ल ने कहा। इस सौदे में कोई समस्या तो नहीं है ना? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, आयला ने आश्वासन दिया। यह चैनल ओल्ड लीव द्वारा शुरू किया गया था। अगर सच में कोई समस्या है, तो वह अपनी धर्म मुहर से इसकी भरपाई कर देंगे। धर्मा सील की संरक्षण अवधि सीमित थी। उसी दोपहर तक लेन देन पूरा हो गया और कार्ल को विदेशी जानवरों के मांस से भरा एक डिब्बा मिल गया। जहां तक खूंखार जानवरों के शिकार की बात है, उसे अभी भी कोई जल्दी नहीं थी। कई दिनों बाद। नाम कार्ल, दिव्य क्षेत्र खंड का स्वामी। संविधान 0.89। आध्यात्मिक शक्ति 1.51। स्रोत सामग्री 0। व्यवसाय नाइट अटेंडेंट, बुनियादी स्तर का जादूगर प्रशिक्षु। एडवांस्ड एक्जोटिक बीस्ट मीट का प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय था। महज 1 भाग का सेवन करने से ही कार्ल की शारीरिक शक्ति में थोड़े ही समय में जबरदस्त सुधार हुआ। पीक नाइट अटेंडेंट बनने के लिए आवश्यक 0.9 की शारीरिक शक्ति तक पहुंचना अब बस कुछ ही कदम दूर था।
उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी लगातार बढ़ रही थी। अब तक शहर के भीतर की स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। नगर रक्षक दल के नेतृत्व में नागरिकों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। भारी इनामों की उम्मीद ने सभी के उत्साह को बढ़ा दिया। लारका बाजार के पास मौजूद खूंखार जानवरों और अधमरे जीवों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया था। मैंने सुना है कि नगर प्रमुख ने बाहर से बड़ी संख्या में गुलाम खरीदे हैं और उन्हें खनिकों की कमी को पूरा करने के लिए ब्लैक सिटी भेजा जा रहा है, अयाला ने कहा। इसके अलावा खूंखार जानवरों को खत्म करने के लिए भाड़े के सैनिकों को भी काम पर रखा गया है। जब तक वे पहुंचेंगे, खूंखार जानवरों का शिकार करना उतना आसान नहीं रहेगा और पुरस्कारों के लिए विनिमय दरें संभवतः बढ़ जाएंगी। हम उसके सामने बैठा काल ऊपर देखने लगा। हमें भी अपनी चाल चलनी चाहिए। अध्याय 49:049 भुला हुआ शहर। पिट नंबर 2। घनी यिन ऊर्जा एक काले धुएं के स्तंभ में विलीन हो गई जो सीधे आकाश में ऊपर की ओर उठी, जिसका एक सिरा स्वर्ग से और दूसरा पृथ्वी की गहराई से जुड़ा हुआ था। यिन ऊर्जा की गर्जना हुई और वह आसपास के वातावरण में फैल गई। भारी कवच पहने 3 आकृतियां किनारे पर खड़ी थीं, उनके शरीर से एक धुंधली चमक निकल रही थी जो यिन ऊर्जा के क्षरण का प्रतिरोध कर रही थी। वे आंधी की उथल-पुथल के बीच स्थिर खड़े थे। वे नगर रक्षक बल की रीढ़ थे, ब्लैक सिटी के नाम मात्र के शासक थे, नगर रक्षक बल के शूरवीर कप्तान थे। घनी यिन ऊर्जा के माध्यम से कोई गड्ढे की तलहटी में एक खंडित शहर जैसा कुछ देख सकता था। यह शहर जमीन के नीचे गहराई में दबे एक विशालकाय जानवर जैसा दिखता था। हालांकि घायल और प्राचीन होने के बावजूद यह अपने चरम समय की तरह ही राजसी और प्रभावशाली बना हुआ था। भूला हुआ शहर। नगर रक्षक दल के कमांडर हेल ने बुदबुदाते हुए कहा, किसने सोचा होगा कि यहां सचमुच एक भूला हुआ शहर है। किंवदंतियां कहती हैं कि चंद्र देवी के पतन से पहले इस दुनिया में कई शहर विशेष रूप से उनकी पूजा के लिए बनाए गए थे, स्क्वाड लीडर बर्नार्ड ने कहा। इन शहरों में अनंत खजाने और असीम ज्ञान समाहित है। यहां देवताओं की अनुमति प्राप्त करने पर व्यक्ति दिव्य लोक में प्रवेश कर सकता है और अमर जीवन प्राप्त कर सकता है। उसकी आवाज ईर्ष्या से भरी हुई थी। हम्फ, एल ने चिढ़कर कहा, देवता भी गिर जाते हैं। अमर जीवन कैसे संभव है? लेकिन भूले हुए शहर में निश्चित रूप से कई खजाने हैं, इसलिए हमें इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। फिर उसने हाथ हिलाते हुए कहा, लोगों को अंदर लाओ। जी श्रीमान। दस्ते के नेता ने सहमति जताई, अपने पीछे वालों को इशारा किया और तुरंत ही 100 से अधिक फटेहाल खनिकों को अंदर ले जाया गया। कदम तेजी से चले। धड़ाम। हथियारों से लैस नगर रक्षक सैनिकों के एक समूह ने लंबी चाबुकें लहराते हुए खनिकों पर हमला किया और उन्हें आगे धकेल दिया। पलक झपकते ही खनिकों के पास कोई और विकल्प न होने के कारण वे उस काले धुएं में प्रवेश कर गए जहां यिन ऊर्जा का संकेंद्रण हो रहा था। यिन ऊर्जा ने सहज रूप से उन पर आक्रमण किया, जिसके बाद तीखी, हताश चीखें सुनाई दी। स्पष्ट रूप से खनिकों का शरीर सूखने लगा, उनकी आंखें लाल हो गईं, जीवन की जीवंत आभा फीकी पड़ गई और उनके शरीर से एक हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। मुक्त करना। कमांडर हाल ने गंभीर चेहरे के साथ अपने हाथ से हल्का सा इशारा किया। ट्वांग। वूश। उनके पीछे धनुष की डोरियां कांप रही थीं और आकाश से अनगिनत जलते हुए तीर बरस रहे थे जो खनिकों के बीच गिर रहे थे। देखते ही देखते भयंकर लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। खदान में काम करने वाले मजदूर एक एक करके गिरते हुए चीखने लगे, अंततः भीषण आग में राख में बदल गए और हवा में बिखर कर पूरी तरह से गायब हो गए। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि केंद्रित यिन ऊर्जा का काला धुआं थोड़ा कम हो गया है। इसके भीतर स्थित शहर भी अधिक स्पष्ट हो गया था। फिर भी पर्याप्त नहीं है, एल ने भावहीन चेहरे के साथ कहा, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं। कमांडर, स्क्वाड लीडर बर्नार्ड ने धीमी आवाज में कहा, अब ज्यादा खनिक नहीं बचे हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुझे डर है कि इससे हमारे अधीनस्थों की ओर से प्रतिरोध भड़क उठेगा। विरोध? हेल की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था, लेकिन उसने जिद नहीं की। हम गुलामों को कितनी जल्दी ला सकते हैं? मैडम बटरफ्लाई ने 2 महीने का समय बताया था। हमें जितनी मात्रा में सामान चाहिए वह बहुत अधिक है और खरीद में समय लगता है, इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती, बर्नार्ड ने जवाब दिया। 1 माह। एल ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, उसे बता दो कि मैं 1 महीने के भीतर पर्याप्त संख्या में गुलाम देखना चाहता हूं। जहां तक कीमत की बात है, उसे बढ़ाया जा सकता है। जी श्रीमान। बर्नार्ड ने सिर हिलाया और कहा, एक और बात। कुछ दिन पहले कुछ अजीबोगरीब दैत्य भूले हुए शहर से भाग निकले। मुझे डर है कि वे ऊपर वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। क्या हमें इसका ध्यान रखना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, हाल ने नजरें झुकाते हुए कहा। अगर यह भी उनके बस की बात नहीं तो उनका क्या फायदा? इसके अलावा उन लोगों को भी भेजो जो जरूरी शर्तें पूरी करते हों। वे जितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे उतनी ही ज्यादा यिन ऊर्जा का उपभोग करेंगे और उतनी ही जल्दी हम भूले हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे। जी हां महोदय, बर्नार्ड ने स्वीकार किया। अपनी बातचीत में वे ब्लैक सिटी के प्रमुख मामलों का फैसला करते थे। ऐसा लगता था मानो हेल खुद ही नगरस्वामी हो या शायद तथाकथित रहस्यमय नगरस्वामी का कभी अस्तित्व ही न रहा हो। सभी को अपने अपने विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। अयाला और 5 अन्य लोग बारी बारी से आगे बढ़कर लक्ष्य निर्धारित करने का काम कर रहे थे।
कार्ल समूह के केंद्र में तैनात था, गोलाबारी में सहायता प्रदान कर रहा था और किसी भी क्षण सहायता के लिए तैयार था। उन्होंने गढ़ के पास से अपनी तलाशी शुरू की और धीरे धीरे शहर के भीतरी हिस्सों में आगे बढ़ते गए। ध्यान से। आगे बढ़ते हुए डाना की आंखें सिकुड़ गईं और उसने चेतावनी देते हुए कहा, यह धरती के भेड़ियों का झुंड है। अर्थ वुल्फ के झुंड में कम से कम 4 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अपेक्षाकृत बड़ा अल्फा भी शामिल होता है। कुछ अल्फा तो विशेष वंशों को भी जागृत कर लेते हैं, जिससे उन्हें विदेशी जीव की श्रेणी में रखा जाता है। धीरे धीरे पीछे हटें। घबराएं नहीं। नान, जिसके घाव काफी हद तक ठीक हो चुके थे, अब एक ढाल पकड़े हुए धीरे धीरे पीछे हट रही थी। खंडहरों के एक कोने से भेड़ियों की कराह धीमी पड़ गई क्योंकि उन्होंने मांस खाना बंद कर दिया और उनकी ओर देखने के लिए मुड़ गए। अंधेरे में उनकी ठंडी, क्रूर, हरी चमकती आंखें विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। आऊ! भेड़िए की दहाड़ के साथ 3 पृथ्वी भेड़ियों ने सबसे पहले हमला किया। 2 अन्य अर्थ वुल्फ अंधेरे में छिपे रहे और समूह के सामने चक्कर लगाते हुए बगल से छुपकर हमला करने की कोशिश करते रहे। इन अर्थ वुल्फ्स ने वास्तव में सामरिक जागरूकता का एक स्तर प्रदर्शित किया। पीछे हटो, नान ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उन्हें वापस बुलाओ। हॉर्समैन, अपनी ढाल को कसकर पकड़ो। हमला करने के बारे में मत सोचो। बस उन्हें बाहर आने के लिए लुभाओ। उन तीनों ने एक एक ढाल पकड़ रखी थी, उनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी और वे धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी सुरक्षा के लिए ढालों का इस्तेमाल कर रहे थे। दूर से देखने पर तीनों ऐसे लग रहे थे मानो वे किसी विशाल कछुए के खोल में बंद हों। साधारण पृथ्वी भेड़ियों के हमले उनकी सुरक्षा को भेदने के लिए काफी नहीं थे। गर्र! नर भेड़िए ने अधीरता भरे स्वर में गुर्राया, फिर अंधेरे से निकलकर दाना की ढाल पर जोरदार प्रहार किया। टकराना! इस भीषण प्रभाव से डाना के मुंह से कराह निकली, ढाल पकड़े हुए उसके हाथ सुन्न हो गए, लगभग संवेदनाहीन हो गए। तभी स्वाइश! 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 कई शक्तिशाली तीर भेड़ियों के झुंड की ओर दागे गए। उनमें से 2 आग के गोले आपस में मिले हुए थे, जिनका सीधा निशाना अल्फा भेड़िए पर था। पीएफएफटी! तीरों ने धरती के भेड़ियों के शरीर को भेद दिया। धमाका! अग्निगोलों में विस्फोट हुआ, जिससे अल्फा भेड़िया जमीन पर गिर गया और लपटों ने अपने अल्फा की रक्षा कर रहे पृथ्वी भेड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। शुल्क! कार्ल ने अपना हाथ लहराया और अपनी चौड़ी तलवार उठाए हुए उस नरभेड़िए पर झपटा जो उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। छोटा जादुई बल क्षेत्र। ईगल बॉडी स्टेप। भयंकर हड़ताल। एक शेर खरगोश को पकड़ने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। कार्ल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका, उसकी चौड़ी तलवार ने नर भेड़िए पर भयंकर प्रहार किया। स्लैश! स्लैश! गेल स्लैश! तलवारों की छवियों का एक बवंडर सा गुजर गया, हड्डियों के टूटने की भयावह आवाज लगातार गूंजती रही क्योंकि अल्फा भेड़िए को उड़ा दिया गया था। जब वह जमीन पर उतरा तो उसमें कोई जान नहीं थी। दूसरी तरफ भी लड़ाई जल्दी ही समाप्त हो गई। आयला और उसके 5 साथियों ने घायल भेड़ियों को घेर लिया और उन पर तीरों और भारी कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। कुछ ही समय में भेड़ियों का झुंड लाशों के ढेर में बदल गया। आयला ने कुशलतापूर्वक शवों का विच्छेदन करते हुए समझाया, हर पृथ्वी भेड़िए का एक अनाम दांत होता है। आप इसे नगर रक्षक से सामान के बदले में ले सकते हैं। अफसोस की बात है, पृथ्वी भेड़िए के मांस में यिन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इसका बहुत कम भाग खाने योग्य होता है। अन्यथा केवल मांस ही अच्छी कीमत पर बिक सकता था। अयाला, डाना ने पास से पुकारा। आओ, देखो। यह क्या है? आयला ने अपना काम रोक दिया और कार्ल के साथ चलकर वहां पहुंची। खंडहरों के एक कोने में कई क्षतविक्षत शव पड़े थे, संभवतः भेड़ियों ने उन्हें खा लिया था। हम्मा! कार्ल नीचे झुककर क्षतविक्षत शवों का मुआयना करने लगा और गंभीर स्वर में बोला, उनके कपड़ों पर किसी धारदार ब्लेड से चीरे लगे हैं। उन्हें भेड़ियों ने नहीं, बल्कि इंसानों ने मारा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, डाना ने अपना माथा पीट लिया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि कुछ भी कीमती नहीं बचा, सब कुछ पहले ही लूट लिया गया है। ब्लैक सिटी में रहने और अनगिनत हत्याओं को देखने के बाद यह दृश्य उन्हें आश्चर्यचकित नहीं करता था। लालच से अंधे हुए लोगों की हमेशा से ही बहुत संख्या रही है। चल दर! कार्ल खड़ा हुआ और बोला, कीमती चीजें हमेशा मुसीबत को आकर्षित करती हैं। लेकिन हमारी संख्या को देखते हुए मुझे संदेह है कि कोई भी हमें उकसाने की मूर्खता करेगा। यह सुनकर समूह के लोग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। सच है। कार्ल समेत 7 लोगों के उनके दल के साथ, जो एक महान विशेषज्ञ था, यह अधिक संभावना थी कि वे ही दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे, न कि इसके विपरीत। अध्याय 50:05 हंट। कई दिनों बाद कार्ल और उसका समूह पहले ही शहरी क्षेत्र में काफी अंदर तक जा चुका था। यहां सबसे अधिक संख्या में खूंखार जानवर या विचित्र जीव नहीं थे, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा के क्षरण से विकृत अर्धमृत प्राणी थे। जीवित रहते समय की कुछ सहज प्रवृत्तियां उनमें अभी भी मौजूद थीं, वे दर्द से अनभिज्ञ थे, कभी थकते नहीं थे और उनकी गति और शक्ति कुछ हद तक बढ़ गई थी। और उनमें ताज़ा खून की अतृप्त लालसा थी। एक बार उनके निशाने पर आ जाने का मतलब अक्सर मौत की लड़ाई होती थी। मुख्य समस्या यह थी कि यदि कोई इन जीवों से घायल हो जाता और घावों का तुरंत उपचार नहीं किया जाता, तो वह भी विकृत हो जाता। इसलिए बहुत कम लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत करते थे।
सिसकना। कुछ अधमरे लोग गली के कोने से लड़खड़ाते हुए उनकी ओर बढ़े। उनके कपड़े फटे हुए थे, उनका रंग पीला था और उनकी उंगलियां खुरदरी थीं। स्पष्ट रूप से वे अपने पिछले जन्म में खदानों में काम करते रहे थे। हालांकि वे इस समय धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन एक बार लक्ष्य दिख जाने पर वे उन्मादी हमला कर देते। उनमें कोई कमजोरी नहीं थी और वे कभी थकते नहीं थे, उन्हें केवल नरसंहार करना आता था। सर्र! धड़ाम! धड़ाम! कुछ तीर हवा में उड़ते हुए आए और अधमरे लोगों के शरीरों को भेद गए। उनमें से 3 सफेद धुआं उगलते हुए दर्द से चीख रहे थे, जबकि एक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और यहां तक कि समूह की ओर तेजी से बढ़ गया। नान, अयाला चिल्लाई, तुम फिर से पवित्र जल लाना भूल गए। मैंने उन्हें भिगोया था, नान ने पसीने से तर माथे के साथ कहा, पानी सूख गया होगा। पवित्र जल में दिव्य शक्ति समाहित थी, लेकिन उसका सार तो साधारण जल ही था, जो समय के साथ तीरों से वाष्पीकृत हो सकता था। तब तक यह अमानवीय प्राणियों के विरुद्ध अपनी प्रभावशीलता खो देता। ठीक अभी की तरह। चुप रहो, कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार निकाली और कहा, यह हम पर हमला करने आ रहा है। ऐसा कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा, सामने से आ रहे अधमरे व्यक्ति का सामना करते हुए उसकी चौड़ी तलवार ने एक आंधी उत्पन्न कर दी। छुरा भोंकना, झाड़ू, स्लैश। कई बारों के बाद अधमरे का सिर कटा शव उसके पैरों पर गिर पड़ा। अयाला और बाकी लोग भी आगे बढ़े। पवित्र जल से कमजोर होकर अधमरे धीमी गति से चलने वाले शवों की तरह हो गए थे, उनका खतरा काफी कम हो गया था। परिणाम प्राप्त करने में देर नहीं लगी। अयाला ने एक खंजर निकाला और एक अधमरे की छोटी उंगली काट दी, जिसका इस्तेमाल उसने नगर रक्षकों से आपूर्ति के बदले सबूत के तौर पर किया। कार्ल ने जमीन से आत्मा का चूर्ण इकट्ठा किया। हम्मा! कार्ल के कान हल्के से फड़क रहे थे, वह खड़ा हुआ और पास की एक अंधेरी गली की ओर देखा। जैसे ही उसने फायर सील को सक्रिय करने के लिए अपना हाथ उठाया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वूश! आग का गोला दहाड़ता हुआ निकला और अंधेरे में फट गया। भाग जाओ, कार्ल की आवाज बर्फीली थी। जैसे ही गली में परछाइयां हिलने लगीं, तेजी से पीछे हटने की आवाजें सुनाई देने लगीं। चाचा जी, अयाला ने पास आकर पूछा, क्या कोई फिर से हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कार्ल ने सिर हिलाया। हम शहरी इलाके में काफी अंदर आ चुके हैं। यहां सिर्फ अधमरे जीव ही खतरनाक नहीं है, बल्कि जीवित जीव भी खतरनाक है। चलो आज का काम यही खत्म करते हैं। नान निराश दिखी। चाचा जी, अभी तो सुबह है। क्यों न हम थोड़ा और देखें? शायद हमें कुछ मिल जाए। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। उनके लिए पवित्र जल से अधमरे लोगों की शक्ति कम हो जाने और कार्ल के नेतृत्व में लड़ाई काफी आसान थी। दुर्भाग्य से कार्ल हमेशा उनकी इच्छा पूरी होने से पहले ही लड़ाई खत्म करना चाहता था। मानव ऊर्जा सीमित है। कुछ समय बाद थकान होना स्वाभाविक है, जिससे खतरा होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है। कार्ल ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो हिम्मत बनाए रखें और अभी वापस चलें, जब तक हमारे पास ऊर्जा है। लालच मत करो। उसके पास औषधियों की केवल एक ही बोतल बची थी और पवित्र जल को भी फिर से भरना आवश्यक था। वास्तव में काफी देर हो चुकी थी। अनिच्छा से ही सही, सब लोग सहमत हो गए। कार्ल और उसकी टीम बिना किसी खास खतरे का सामना किए शहरी इलाके में काफी अंदर तक घुस गई थी। सबसे पहले उन्हें पवित्र जल की सहायता मिली, जिसने अधमरे जीवों के खतरे को काफी हद तक कम कर दिया। दूसरे, समूह ने आपस में अच्छा सहयोग किया और उनकी संयुक्त शक्ति ने उन्हें कई परेशानियों से बचा लिया। अन्य लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। एक निश्चित जिले में एक जैसे दिखने वाले जुड़वां बच्चों को लोगों के एक समूह ने रोक लिया। अपना सामान सौंप दो और तुम जा सकते हो। समूह का नेता, जो गंजा था और जिसके चेहरे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, ने एक नुकीली लाठी पकड़ी हुई थी और उपहास उड़ाते हुए कहा, अन्यथा अपने पास मौजूद इन छोटी मोटी चीजों के लिए अपनी जान गंवाना उचित नहीं है। जुड़वा बच्चों के चेहरे तनावग्रस्त हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पूर्ण सहमति से बिना कुछ कहे मुड़कर भाग गए। हा। गंजे आदमी ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख! कुछ ही क्षणों बाद लगभग एक जैसे 2 सिर काटकर एक झंडे के खंभे पर लटका दिए गए थे। उनके चेहरे विकृत रूप से बिगड़े हुए थे। खांसी, खांसी, खांसी। एक आदमी एक अजीबोगरीब लंबी तलवार पकड़े हुए लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, बीच बीच में खून की उल्टी कर रहा था, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब तक उसके पीछे की आवाजें बंद नहीं हो गईं, तब तक वह दीवार से टिका रहा, बुरी तरह हंफ रहा था, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। हे भगवान! यहां एक पवित्र योद्धा क्यों है? मैं तो लगभग मर ही गया था। खांसी, खांसी। तभी एक आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी और तुरंत ही आगे सड़क से कई लोग प्रकट हुए। उनमें से एक हंस पड़ा। किस्मत अच्छी है। हम अभी घर से निकले ही थे कि शिकार सीधे हमारे सामने आ आया। लगभग मरा हुआ आदमी, शायद उसके पास कुछ भी कीमती नहीं है। किसी ने सिर हिलाया, एक बड़ा छुरी लेकर पास आया और बोला, मैं इसे पाताल लोक भेज दूंगा। धड़ाम! वक्ता की छाती में एक नुकीली कील घुस गई, जो उसकी पीठ से बाहर निकली। लंबी और पतली नुकीली कील ताजा खून से लथपथ थी।
अजीब बात यह थी कि नुकीली कील थोड़ी कांप रही थी मानो जीवित हो, और जिस खून को उसने छुआ था वह धीरे धीरे उसमें समा गया, यहां तक कि वह फिर से चमकने लगी। क्लैंग। वह विशाल छुरी जमीन पर जोर से गिरी। जो व्यक्ति दूसरों को पाताल लोक भेजने का इरादा रखता था वह स्वयं पहले ही चला गया था। हा हा। दीवार के पास खड़े आदमी ने अपना सिर झुकाया और धीरे से हंसा। सच में ये कैसे घटिया लोग हैं, और मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हैं। स्विश। उस आदमी ने अपनी पतली तलवार को हल्के से झटका दिया। पलक झपकते ही असंख्य परछाइयां आंखों के सामने कौंध गईं और सामने पड़ा शव टोफू की तरह टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गया। एस। उस व्यक्ति ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। यह नई जीवन शक्ति सचमुच मदहोश कर देने वाली है। तभी बाकी लोगों को उस आदमी के चेहरे के हाव भाव साफ दिखाई दिए। उसके बिखरे हुए सुनहरे बालों के नीचे उसका चेहरा तो सामान्य था, लेकिन उसके माथे से ठुड्डी तक एक अजीबोगरीब निशान फैला हुआ था, मानो किसी तलवार ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया हो। आप। वह शैडो एलायंस का ब्लड स्टिंगर है। दौड़ना। उसका चेहरा पहचानते ही उनके भाव एकदम बदल गए और वे बिना लड़ाई की इच्छा के भाग गए। हम्फ। पहले तो उपहास की आवाज दूर से आती हुई सुनाई दी, लेकिन अंत तक आते आते वह उनके कानों के बिल्कुल पास पहुंच गई, साथ ही तलवारों की चमकती परछाइयां भी दिखाई देने लगी। उस आदमी की तलवार पतली और लंबी थी, मानो तलवार के मूठ से कोई नुकीली कील निकली हो। वह आगे बढ़ा, पतली तलवार को हल्के से लहराते हुए, और उसके सामने खड़े सभी आदमी एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। कोई भी एक बार भी नहीं झेल सका। नहीं, एक महिला जमीन पर घुटने टेकते हुए रोई। कृपया मुझे मत मारो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। ओह। ब्लड स्टिंगर रुका और उसने महिला की ठोड़ी पकड़ ली। उस महिला के चेहरे की बनावट कोमल और त्वचा चिकनी थी, जो ब्लैक सिटी में दुर्लभ थी। उसने तुरंत ही चापलूसी भरा भाव अपना लिया, उसकी आंखें मोहक थीं। टीएसके। ब्लड स्टिंगर ने अपनी जीभ चटकाई, फिर अपनी तलवार चलाई। पतली तलवार स्त्री के मुंह से अंदर गई और उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से से बाहर निकली, फिर एक झटके में उसका सिर 2 टुकड़ों में चीर दिया। बेहद खूबसूरत महिला थी। कितना अफसोस की बात है। दूर स्थित एक छत पर एक व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी नजरें हटा लीं। उसके बगल में बैठी महिला ने पूछा, भाई क्या बात है। एक पागल आदमी को देखा, उस आदमी ने अपनी पीठ से धनुष निकाला, उसे मोड़ा, तीर पर निशान लगाया और दूर निशाना साधा। ट्वांग। धनुष की डोरी कांप उठी जब एक लंबा तीर आकाश में उड़ता हुआ आया और दूर भटकते हुए अधमरे व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। उसकी मारक क्षमता असाधारण थी, उसकी शक्ति भयावह थी और उसका तीरंदाजी कौशल सटीक था। इसे देखकर कोई भी तीरंदाज अपनी अक्षमता पर निराश हो जाता। पागल आदमी। उस महिला ने अपना सिर हिलाया। उसके पास अपने भाई की बाज की नजर वाली धर्म मोहर नहीं थी और वह इतनी दूर तक नहीं देख सकती थी, लेकिन उसमें अपनी खुद की खूबियां थीं। भाई, ब्रदरहुड की रैट वुमन आ रही है।